नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज नामवर सिंह को याद करते हैं, नामवर जी को। आज मुझे याद आ रहा है कि इस 28 तारीख को वो 100 बरस के हो गए होते। एक तरह से उनका ये जन्म शती वर्ष है। हिंदी की दुनिया उनको अपने ढंग से याद कर रही है, बहुत औपचारिक कार्यक्रमों में नहीं, तब भी निजी तौर पे कई लोग उन पे लिखी अपनी पुरानी टिप्पणियां साझा कर रहे हैं, अपने उनके साथ बिताए गए दिनों को याद कर रहे हैं। मेरे लिए नामवर जी की याद का एक बड़ा मोल है। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जिन्होंने नामवर जी को देखा, उनका वक्तव्य सुना, उनसे लगातार कई कई बार बातचीत की। खूब लंबी बातचीत हुई, ज्यादातर फोन पर, लेकिन वो बातचीत मेरे लिए बड़ी आश्वस्तिदायी थी। ये पुलक भरने वाली थी कि मैं भी एक लेखक हूं। मैं बात क्यों कह रहा हूं? ये सच है कि जब मैंने नामवर जी को देखा था, तब वो अपने जीवन के उत्तर काल में दाखिल हो चुके थे। 1993 में दिल्ली आया था। उसके बाद अलग अलग कार्यक्रमों में मैंने उनको देखना सुनना शुरू किया। लेकिन तब तक जो उनकी कीर्ति का सूर्य था, पूरी प्रखरता से चमक तो रहा था, लेकिन शायद उस बौद्धिक ऊष्मा की ढलान शुरू हो गई थी, जो पिछले कुछ दशकों में, उसके पहले के 60, 70, 80 के दशकों में अपनी पूरी तीव्रता के साथ दमक रही थी। और उसके साथ हिंदी साहित्य का संसार भी नए सिरे से खुद को आलोकित पा रहा था। देखिए, नामवर जी ने क्या किया कि हम लोग उनको इस तरह याद रख रहे हैं। किताबों की सूची उनकी देखें तो बहुत मोटी, बहुत बड़ी नहीं है। छायावाद या आलोचना के नए प्रतिमान या दूसरी परंपरा की खोज, बड़ी मोटी किताबें नहीं हैं। लेकिन वो, और उसके बाद के वर्षों में तो अगले 3 दशक तक वो भाषण देते रहे। लोग, कई बार नासमझ लोग उनका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि नामवर जी ने क्या काम किया है, कितनी बड़ी भूमिका अदा की है। आज मैं उस पर बात करूंगा। नामवर जी की जो किताबें हैं तो महत्वपूर्ण हैं ही। अलग अलग लेखकों पे उनका काम, मुझे कई बार लगता है कि रघुवीर सहाय या दूसरे कई कवियों को, जिस तरह मुक्तिबोध को, धूमिल को जिस तरह नामवर जी ने पहचाना, उस तरह की पहचान मिलने में शायद उन्हें वक्त लगता। बल्कि जो निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे पे उनका लेख है, वो भी अपने आप में एक रचनात्मक आलोचना का अद्भुत उदाहरण है। नामवर जी मार्क्सवादी रहे, लेकिन मार्क्सवाद के चौखटे में बंद कर नहीं रहे। उन पे एक इल्जाम ये भी आता है कि मार्क्सवादी रहते हुए भी उन्होंने तमाम अलग अलग जगहों पे जाके उनसे दोस्ती की, भाषण दिए, और ऐसे मंचों पे भी गए जहां कई दूसरे लोग जाना पसंद नहीं करते। लेकिन वो नामवर थे, इन सारी आलोचनाओं से ऊपर थे। खैर, मैं इस पे लौटूंगा। पहले मैं बता दूं कि मेरी उनसे शुरुआती मुलाकातें कैसे हुई और क्यों मैं उनको इतना बड़ा मानता हूं। देखिए, हिंदी में ये परंपरा बहुत कम रही है कि पुराने बहुत स्थापित लोग बिल्कुल नए लोगों को पढ़ें और तत्काल प्रतिक्रिया दें। मैं जब 93 में दिल्ली आया था, 93 में, 1993 में, तब तमाम जगहों पे आता जाता था, उनके भाषण सुनता था। लेकिन मेरी आदत नहीं थी कि मैं लोगों से जाके मिलूं, उनको नमस्कार करूं कि नमस्कार, मैं प्रियदर्शन हूं। 1996 में मैंने जनसत्ता ज्वाइन किया। वहां लगातार मैं लिखता था, संपादकीय लिखता था। एक दिन मुझे सुरेश सलील जी मिले, बहुत अच्छे वैचारिक लेखक और आलोचक, उनका बड़ा काम है। हिंदी की दुनिया उनको कम याद करती है। लेकिन सुरेश सलील जी ने अचानक मुझे कहा कि नामवर जी आपके बारे में पूछ रहे थे। मैं बिल्कुल हैरान था कि नामवर जी मेरे बारे में क्यों पूछ रहे थे, मेरे बारे में उन्हें कहां से पता चला। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपके लेख पढ़े हैं और आपके कुछ संपादकियों के बारे में उनको जानकारी मिली है जो जनसत्ता में मैंने लिखे थे। उसके कुछ दिन बाद मंगलेश जी ने बताया, मंगलेश डबराल जी ने, कि नामवर जी आपके बारे में पता कर रहे थे।
मैं बिल्कुल क्या कहूँ पुलक से भरा था। वे दिन थे जब हिंदी के हर लेखक को नामवर की स्तुति चाहिए होती थी, नामवर की संस्तुति चाहिए होती थी। लगता था कि नामवर जी कंधे पे हाथ रख दें, नामवर जी किताब पलट दें, नामवर जी किताब पे दस्तखत कर दें, नामवर जी कुछ बोल दें, तो वो हिंदी का लेखक हो जाएगा। वो छू कर पत्थर को जैसे लेखक में बदल डालते थे। तो मुझे जब पता चला, तो एक दिन ऐसे किसी कार्यक्रम में मैं उनसे मिला। उन्होंने छूटते कहा कि मैं आपको जानता हूं, आप रांची के हैं, आपने अंग्रेजी में एमए किया है, आपने मिडनाइट स्टूडेंट का अनुवाद किया है। मैंने पाया कि मेरे बारे में उनको इतनी जानकारी थी कि मुझे लगा कि बिना मुलाकात के ये जानकारी उन्होंने क्यों जुटाई। कोई मकसद नहीं था, बस जिसको उनको लगा कि ये ठीक ठाक लिख रहा है। और ये सिर्फ मेरा उदाहरण नहीं है, मैं अपने समय के, अपने समकालीन कई लेखकों को जानता हूं जो इस बात पे हैरान होते रहे कि नामवर जी ने उनको पढ़ा, नामवर सिंह ने उनको पढ़ा। तो एक बात तो ये कि नामवर जी बिल्कुल अद्यतन लेखन से परिचित रहते थे, अखबारी लेखन से भी। और वो आगे बढ़कर, मतलब मैंने उनको जितने फोन नहीं किए होंगे, उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा फोन उन्होंने किए होंगे। जब भी मैं कोई लेख लिखता था किसी भी मुद्दे पे, मुझे जिन 2-4 लोगों के फोन आने की उम्मीद रहती थी, उनमें नामवर जी भी थे। उनका फोन आता था और अक्सर वो कोई ऐसी बात कह जाते थे जो शायद थोड़ी अंतर्दृष्टिपूर्ण होती थी। तो लेकिन ये सिर्फ एक निजी, मेरी पहली किताब उसके हिस्से का जादू, उसका लोकार्पण भी उन्होंने ही किया था। जब वो किताब छप के आई थी राधा कृष्ण प्रकाशन से, तो प्रभाष जी ने कहा कि इसका लोकार्पण होना चाहिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किससे चाहते हैं। मैंने कहा कि नामवर जी और उदय प्रकाश मेरे 2 पसंदीदा लोग हैं, जिनसे मैं चाहता हूं कि वो इस किताब पे कुछ करें। तो उन्होंने तुरंत दोनों संपर्क किया। मैं भी करता तो मान जाते, मैं जानता हूं। बाद में उदय प्रकाश जी ने मेरे उपन्यास पे, मेरे आग्रह पे बात करना मंजूर किया था। तो वो आए नामवर जी, एक एक कहानी पढ़ के आए थे, बड़े करीने से बात की। और बाद में कुछ इंटरव्यूज में उन्होंने मेरी कुछ कहानियों की चर्चा की। तो लेकिन ये एक निजी आभार नहीं है जिसके लिए मैं कार्यक्रम, ये वीडियो बना रहा हूं। मेरे लिए नामवर सिंह के होने का दूसरा मूल है। देखिए, हिंदी दुर्भाग्य से जब से पढ़ाई जा रही थी, तब से परंपरा के खोल में घुसी हुई थी। बड़े लेखक हमारे पास हुए, प्रेमचंद हुए और तमाम, मतलब ऐसे लोग जिनको हम प्रगतिशील धारा के बहुत क्रांतिकारी लेखक मानते हैं। लेकिन जो हमारे विश्वविद्यालय थे, वहां जो प्राध्यापक थे, कई बार मुझे लगता है कि वो एक तरह की परंपरावाद के शिकार थे। नामवर आए तो उन्होंने हिंदी के परिसरों में आधुनिकता को प्रवेश दिलाया। वो धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन इस पारंपरिक पोशाक में आधुनिकता के विचारों को उन्होंने हर जगह फैलाया। एक बात और, एक लेख मैंने डॉक्टर अमिला शर्मा पे लिखा था और नामवर सिंह की तुलना करते, सॉरी, लिखा तो नामवर सिंह पे था। वो लेख लिखा गया था, वो भोपाल में जो कमला प्रसाद जी थे, उनकी पत्रिका के लिए नामवर विशेषांक आ रहा था। उस पत्रिका के लिए मैंने लेख लिखा था और मैंने डॉक्टर अमिला शर्मा से नामवर जी की तुलना की थी। मैंने कहा कि नामवर जी जो हैं, रामविलास शर्मा से मेरी 2 मुलाकातें थी, बहुत अच्छी, बल्कि 2 से ज्यादा। एक मुलाकात तो मुझे याद है कि आजकल के लिए परिचर्चा के सिलसिले में थी और एक दिल्ली को लेकर नवभारत टाइम्स में लिए गए एक इंटरव्यू के लिए थी। मैंने तार सप्तक पे उनसे बात की थी। शायद 94 में तार सप्तक के 50 साल पूरे हुए थे। उसका विशेषांक, उस पे एक आजकल विशेषांक निकाल रहा था, पंकज बिष्ट उसके संपादक थे। तो उसके 2 जीवित कवियों में डॉक्टर रामविलास शर्मा और नमीचंद जैन, इन दोनों से उन्होंने मुझे इंटरव्यू करने को कहा था। तो जब मैं नामवर जी का इंटरव्यू, रामविलास शर्मा का इंटरव्यू करने गया, उनकी मेमोरी बिल्कुल ग्राफिक थी। वो उन दिनों को बिल्कुल याद करते हुए एक एक ब्यौरा दे रहे थे। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया
कि 70-80 के बाद जो मौजूदा लेखन है उससे वो कटते चले गए हैं और धीरे धीरे उनकी तात्कालिक स्मृति क्षीण पड़ती जा रही थी। यानी दो दो मुलाकातों के बाद उनको मेरी स्मृति नहीं थी, जो कि कई घंटे में बैठा था। इसमें शिकायत की बात नहीं है, इसमें यही है कि उन दिनों वो कुछ भी वर्तमान का इस तरह याद नहीं रख पाते थे। वो अचल थे, एक पहाड़ जैसे थे। नाम रामविलास शर्मा, बड़ी मोटी मोटी किताबें, और हम लोगों को लगता था कि विद्वत्ता का वो हिमालय है। मैंने उनकी तुलना नामवर जी से की। नामवर जी पहाड़ की तरह नहीं, नदी की तरह थे। वो हिमालय नहीं थे, वो गंगा थे। वो बिल्कुल हिंदी पट्टी में बहते रहे लगातार, तमाम छोटी छोटी जगहों पे जाते रहे। जब तब इंटरनेट नहीं था, डाक सुविधाएं ऐसी नहीं थी। डाक सुविधाएं तो थी, सच बात है कि इस वाक्य को मैं, अब मुझे लगता है डाक सुविधाएं ज्यादा बिगड़ी हैं, लेकिन तब भी पत्रिकाओं की पहुंच उस तरह छोटे शहरों में नहीं थी, किताबें छोटे शहरों में नहीं पहुंचती थी। तब नामवर जी पहुंचते थे, तमाम छोटी छोटी जगहों पे जाके उन्होंने भाषण दिए, विश्वविद्यालयों में, तमाम जगहों पे, और हिंदी के खेत को, हिंदी की जमीन को सींचने का काम किया। हिंदी की जमीन को उन्होंने इस तरह सींचा कि एक बड़ी फसल लहलहाई। ये काम उन्होंने विश्वविद्यालयों में रहते हुए भी किया, बीएचयू में, जेएनयू में, और उसके पहले जोधपुर या सागर विश्वविद्यालय, बीएचयू में शायद वो नहीं थे, माफ करेंगे, जोधपुर विश्वविद्यालय में, सागर में, या यहाँ जेएनयू में जो किताबें उन्होंने लगवाई, विरोध भी झेला। मुझे याद है कि जोधपुर विश्वविद्यालय में राही मासूम रजा का उपन्यास उन्होंने लगवाया था, आधा गांव, जिसको लेके बड़ा हंगामा हुआ क्योंकि उसमें कुछ गालियां थीं। लेकिन नामवर जी हमेशा निष्कंप रहे, आलोचनाओं और प्रशंसाओं से बहुत दूर। मुझे याद आता है कि मैंने उस लेख में एक बात जोड़ी थी। मैंने कहा था कि नदियों के साथ, नदियां खेतों को तो सींचती हैं, नदियां मिट्टी को तो उपजाऊ बनाती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें गंदगी चली आती है। और नामवर जी जहां उनका उत्स, जैसे नदियां अपने उत्स में बड़ी साफ होती हैं, बहती हुई आती हैं, और धीरे धीरे उनमें कूड़ा करकट जमा होता जाता है। नामवर जी के बारे में मैंने ये कह दिया, लिख डाला कि नामवर जी मुझे ऐसी ही नदी की तरह लगते हैं जो अपने शुरुआती वर्षों में बहुत धवल, बहुत प्रवाहमान, बहुत साफ सुथरे, बहुत उद्दाम वेग वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो नदी आगे बढ़ती है, दिल्ली में उनका वही हाल हो गया है जो यमुना का हो गया है। अब मुझे लगता है कि शायद वो युवा उत्साह में की गई टिप्पणी थी, और उस टिप्पणी का, अफसोस शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि उस युवा उत्साह की कीमत थी और तब उसके तर्क रहे होंगे, क्योंकि उन दिनों नामवर जी लगभग हर सभा में पहुंचते थे और हर सभा में लगभग तमाम आलतू फालतू लेखकों को भी महान बताने की आशीर्वादी मुद्रा में दिखा करते थे। शायद यही बात रही होगी, या कई ऐसे मंचों पे जहां उनको देखना हमारे लिए बहुत सुखद नहीं होता था, तो वहां वो दिखते थे, तो शायद यही बात रही होगी। या कई बार बाद के वर्षों में उनके वक्तव्य शायद उनके शिथिल पड़ते जाने के, बौद्धिक रूप से शिथिल पड़ते जाने का इशारा भी कर रहे थे। बिल्कुल आखिरी वर्षों में तो उनकी स्मृति भी धीरे धीरे उनका साथ छोड़ने लगी थी। इसका एक प्रसंग मुझे याद है जो कभी फिर सुनाऊंगा। लेकिन तो नामवर जी को इस तरह देखकर मैंने ये टिप्पणी की थी, लेकिन ये सच है कि अब मैं सोचता हूं, बल्कि विष्णु खरे उनको इस पर उनकी तीखी टिप्पणी किया करते थे, ताना मारा करते थे नामवर की मुद्रा पे। मैंने बाद में पाया कि विष्णु खरे उनसे कहीं ज्यादा ढीलेपन के साथ कमजोर कृतियों को बड़ा बताने का काम करते रहे हैं। खैर, ये एक अलग मामला है। मैं दो चीजों को इसमें जोड़ना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि जब मैंने लेख लिखा, उसके बाद एक आयोजन में, शायद 2002 का साल था, एक आयोजन में मुझे मिले, मैं उनसे बच रहा था। वो हंसते हुए आए और उन्होंने कहा कि प्रियदर्शन जी क्यों बच रहे हैं मुझसे। मैं हैरान था, थोड़ा शर्मिंदा भी कि मैंने क्या लिख दिया, और बड़े उत्साह से मिले। उन दिनों वो सहारा समय के लिए एक टीम बना रहे थे
और वो उस टीम में मुझे भी चाहते थे, लेकिन तब तक मैं एनडीटीवी में जाने का निर्णय कर चुका था, जो उनको मालूम था। हालांकि उसके पहले एक आध बार उनसे बात हुई थी। उन्होंने हंसते हुए कहा कि धोखा दे दिया आपने। खैर, ये सारी बात ये बताने के लिए कि उनमें एक अजब तरह की लोकतांत्रिकता थी। वो अपनी आलोचनाओं की कतई परवाह नहीं करते थे, और ये एक बार नहीं कई बार मैंने देखा। बाद में टीवी में मेरे कार्यक्रम में भी आए। मैंने बुक फेयर से एक कार्यक्रम किया था, उसमें नामवर जय, कई बार टीवी के लिए भी उनका इंटरव्यू किया। लेकिन हिंदी के खेतों को सींचने का काम उन्होंने किया। विश्वविद्यालयों में उन्होंने ऐसे शिष्य बनाए जो तमाम जगहों पे एक प्रगतिशीलता की रोशनी फैला रहे हैं। एक चीज मुझे लगती है जो मुझे कह देनी चाहिए, दो बातें। एक बात तो कई लोगों को लगता था कि नामवर जी विचार में ढीले हो रहे हैं। सच ये नहीं है। उनकी 3 मुद्राएं थी, जिन पे एक किताब सुमन केशरी जी ने उन पे संपादित की है, जेएनयू में नामवर। उसमें नामवर जी को समझने के कई अच्छे लेख हैं। एक लेख मेरा भी है उसमें। उस लेख में एक फूले देशपांडे का लेख है। वो लेख बहुत दिलचस्प है। वो नामवर जी की 2-3 तरह की मुद्राओं की बात करता है। एक तो नामवर जी कई बार मंचों पे जाते थे तो अपने वक्तव्य को इतना हल्का कर देते थे कि वक्तव्य बिल्कुल बेमानी हो जाए। वो सभा लगी बात बोलते थे। वो जानते थे कि इस वक्तव्य का कोई मोल नहीं रहेगा। लेकिन जहां वो गंभीर होते थे, वहां फिर उनके वक्तव्य का कोई सानी नहीं होता था। भीष्म साहनी पे उनका वक्तव्य मैंने सुना था उनके निधन के बाद। वो अद्भुत वक्तव्य था, और किसी ने टिप्पणी की इस भाषण के तत्काल बाद कि काश ये भाषण उनके जिंदा रहते नामवर जी ने दिया होता। खैर, नामवर जी जब आलोचना को लेकर सख्त होते थे तो वो भी पूरी तरह सख्त होते थे। मुझे याद है कि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर को लेकर लेख लिखे थे। उन्होंने मुझे फोन किया, कहा कि इस लेख की मैं आलोचना करने जा रहा हूं। उन्होंने 2 लेख लिखे अलग अलग, एक उनके जवाब पे भी, कबीर को अगवा और कबीर को भगवा। और ये 2 लेख जो थे, जिसको हम साहित्यिक वाद विवाद कहते हैं, उसके अनुपम उदाहरण थे। तर्क में, वाग्मिता में, हर तरह से नामवर जैसे खिल के उभर के आ रहे थे, हिंदी को बताते हुए कि बहस करनी हो तो ऐसे करो। तो ये नामवर जी थे अपने बिल्कुल। एक बात मुझे लगती है जो कह देना इस मौके पे उचित है। ये मुझे जरूर लगता है कि नई उबनती अस्मिताओं को लेकर वो थोड़ा संदिग्ध रहते थे, संदेहग्रस्त रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने उसको स्वीकार किया। जैसे दलित लेखन, स्त्री लेखन को लेकर वो शुरू में उतने उदार नहीं थे जितने उदार राजेंद्र यादव थे। हालांकि मतलब शायद इसलिए कि नामवर जी की निगाह में लेखकीय सौंदर्य बोध का बहुत गहरा स्थान, बहुत ऊंचा स्थान था। तो जो भी वजह हो, मगर धीरे धीरे मैंने पाया कि वो अपने पुराने पूर्वग्रहों को छोड़कर इन नई अस्मिताओं के प्रति संवेदनशील हो रहे थे। तो ये बात मुझे लगा कि मैं जरूर कहूं। तो तमाम जगहों पे आलोचना सहने की क्षमता, आलोचना करने की क्षमता, विश्वविद्यालयों को कई प्रतिभाशाली प्राध्यापक, प्रगतिशील प्राध्यापक देने का काम, आरोप भी बहुत लगे, लेकिन इन सबके बावजूद हिंदी के खेतों को सींचने का काम उनके शिष्य तमाम जगहों पे फैले हैं। वो ऐसे गुरु दृढ़ थे जिनके कर्ण अर्जुन तमाम विश्वविद्यालयों में हैं। मैं उनमें नहीं था, मैंने उनसे कभी पढ़ा नहीं, उनसे जब की बहसी की। हालांकि मैं एकलव्य होने की कोशिश मैंने की, वो भी ठीक से नहीं हो पाया कि उनकी प्रतिमा बना के दूर से समझूं कि वो क्या सिखा रहे हैं। लेकिन शायद प्रतिमाएं बनाने का धीरज मेरे भीतर नहीं था, और शायद इतना सीखने का भी नहीं। मैं जहां तहां से कुछ कुछ उठाता हुआ एक परंपरा को समझने की कोशिश करता रहा। और निश्चित तौर पे इनमें जिन लोगों से, राजेंद्र यादव हों, निर्मल वर्मा हों, तमाम तरह के वैचारिक कोणों से, रचनात्मक कोणों से मैं चीजों को ग्रहण करता रहा। और नामवर जी एक ऐसी ऊंची मीनार रहे। मैं इसमें प्रभाष जोशी के अलावा राजकिशोर
का भी नाम जोड़ना चाहूँगा, जिनसे मैंने सीखा। लेकिन नामवर जी साहित्य की वो ऊंची मीनार रहे, जो अपनी अध्ययनशीलता, अपनी तर्क प्रवणता, अपनी प्रगतिशीलता, अपनी लोकतांत्रिक उदारता और अपने बिल्कुल अद्यतन रहने के बिल्कुल प्रयास को लेकर हिंदी को एक बहुत बड़ा मतलब प्रकाश वृत्त देने वाले शख्स रहे। वो रोशनी अब भी बची हुई है, वो रोशनी बची रहे, इस कामना के साथ उनको श्रद्धांजलि। मैं उम्मीद करता हूं कि शताब्दी वर्ष में उन पे कार्यक्रम होंगे और लगातार होंगे। शुक्रिया।